क्या आप कंप्यूटर को यूज करते हैं? तो आपको वर्चुअल मशीन के बारे में जानना जरूरी है। ये फर्क नहीं पड़ता आप आईटी से रिलेटेड फील्ड के अंदर कोई भी काम करते हो। आज की इस डिजिटल दुनिया के अंदर हर एक चीज कनेक्टेड है वर्चुअल मशीन से। We are. No. Yeah, we are. Venom. I need to work on that. चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, कोई वेब एप्लीकेशन हो, या टेक्निकल थिंग जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग या एआई जैसे मॉडल्स को रन करना हो, इन सभी के लिए वर्चुअल मशीन काम देता है। और इनको जानना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद देगा। ना कि ये बस आपके सीवी के अंदर एक लाजवाब स्किल को डालेगा, बल्कि आपके हायरिंग चार्जेस भी बढ़ा देगा। और हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में वर्चुअल मशीन के सभी मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स को जानेंगे कि कैसे आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, कैसे इसको बैकअप कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इसके अंदर इंस्टॉल करना। ये सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर फिट किया गया है, और वो भी बिल्कुल फ्री। ना कि बस एक वीडियो फ्री है, बल्कि इसके अंदर यूज किए गए हुए सभी सॉफ्टवेयर फ्री है। तो आपके पास कोई अभी बहाना नहीं है कि वर्चुअल मशीन ना सीखे और उसको अपनी मशीन के अंदर इंस्टॉल ना करे। अगर चाहे वीडियो आपको लंबा लगता है, अच्छे दिए गए हुए टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आप कोई भी अपने फेवरेट पार्ट को जंप करके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के बाद आप वर्चुअल मशीन के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। कोई भी वर्चुअल मशीन कन्वर्सेशन चल रहा हो, चाहे वो एक्सपीरियंस टेक्निकल पीपल के साथ हो या नॉन टेक्निकल पीपल के साथ, आप उस कन्वर्सेशन को समझ सकेंगे और अपना वैल्यू ऐड कर पाएंगे। चलो चलते हैं, लेट्स लर्न वर्चुअल मशीन प्रैक्टिकली। आखिर ये वर्चुअल मशीन है क्या? आसान शब्दों में कहा जाए तो ये कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर है। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक कंप्यूटर आखिर बनता कैसा है? अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम लोग एक साथ असेंबल करके बनाते हैं एक कंप्यूटर, जैसे कि सीपीयू, रैम, स्टोरेज, ग्राफिक, नेटवर्क कार्ड वगैरह। इन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मिला के बनता है एक कंप्यूटर। इस हार्डवेयर लेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि विंडोज़ होता है, मैक होता है या लिनक्स होता है या इसी तरीके के कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो हार्डवेयर के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हमारे काम करता है। तो इसी तरीके से ये वर्चुअल मशीन भी एग्जैक्ट रिप्लिकेशन होता है एक्चुअल फिजिकल मशीन का, लेकिन वो दूसरे कंप्यूटर के अंदर चल रहा होता है। और इसको अंदर चलाने के लिए हम लोग और एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर का मेन काम ये होता है कि वो वर्चुअल मशीन के लिए फेक से वर्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स बनाए और वो वर्चुअल मशीन को दे दे, ताकि वर्चुअल मशीन अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल कर पाए। यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ पे नीचे हमारे एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, इसके ऊपर हमने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है। और जब हमने हाइपरवाइजर को इंस्टॉल किया तो हाइपरवाइजर ने हमारे फिजिकल कंपोनेंट की तरह ही एक फेक सा वर्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स बनाए और ये वर्चुअल मशीन को दे दिए। तो वर्चुअल मशीन समझने लगा ये एक्चुअल हार्डवेयर्स है, को पता नहीं है कि ये फेक है या वर्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। तो इसने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, अपना खुद का एक एनवायरनमेंट बना लिया, और इसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर चल रहा है। ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड है अपने बाहर के एनवायरनमेंट से। समझ लीजिए आप स्पाइडरमैन मूवी सीरीज के वेनम के वो कैरेक्टर है एडी ब्रॉक। We are. Venom! No. Yeah, we are. Venom. I need to work on that. जो होस्ट करता है वेनम को अपनी बॉडी के अंदर, और वेनम हालांकि खुद से समझता है कि वो बड़ा 30 मार खान है वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक्चुअल होस्ट मशीन के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाता। वैसे ही हमारा वीएम खुद ही एक एक्चुअल मशीन को समझ ले, लेकिन उसको होस्ट मशीन की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव होने के लिए। हाँ, वेनम की तरह ही हमारा वीएम भी अलग अलग होस्ट मशीन में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उसको उतनी ही पावर मिलेगी जितनी एक्चुअल होस्ट मशीन में पावर है। क्योंकि वेनम जब बॉडी को शिफ्ट करता है वो एडी की बॉडी के अलावा दूसरी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी कैपेसिटी लो होती है, तो उसको एडी की बॉडी में ही मजबूरन रहना पड़ता है। तो वीएम को भी होस्ट मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी है और हाइपरवाइजर जितनी पावर उसको प्रोवाइड करता है उसको वो एक्सीड नहीं कर सकता। तो होस्ट का भी पावरफुल होना ज़रूरी है,
वीएम को अपनी तरीके से चलने के लिए। तो मेन मशीन को हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि होस्ट मशीन, वर्चुअल मशीन को कहते हैं गेस्ट मशीन, और जो सॉफ्टवेयर ये इन दोनों के बीच में रन हुआ होता है उसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर के अंदर भी 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इस पर्टिकुलर सिनारियो में ये टाइप 2 हाइपरवाइजर है, इसको हम लोग होस्टेड हाइपरवाइजर भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा होता है। और टाइप 1 हाइपरवाइजर के अंदर एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ सिनारियो होता है, लेकिन उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बीच के अंदर नहीं होता, हाइपरवाइजर और हार्डवेयर के बीच में। तो इसीलिए टाइप 1 को हम लोग बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी कहते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है, जब वर्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शंस देता है हाइपरवाइजर को कि मुझे फलाना रिसोर्सेज को यूज़ करना है, तो हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक्चुअल हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और रिसोर्सेज को वर्चुअल मशीन को देता है। लेकिन टाइप 1 के अंदर वो बीच का ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाता है और हाइपरवाइजर को डायरेक्टली एक्सेस मिलता है हार्डवेयर का, और वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से और ज़्यादा फास्ट तरीके से हार्डवेयर रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। कि यहाँ पे टाइप 1 हाइपरवाइजर को और एक एडवांटेज मिलता है कि टाइप 2 हाइपरवाइजर के अंदर पोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी चल रहा होता है, उसको चलाने के लिए भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन टाइप 1 हाइपरवाइजर के अंदर क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर है ही नहीं, तो वो रिसोर्सेज भी वर्चुअल मशीन की यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 मेजर एडवांटेज हैं टाइप 1 के, वरना कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में दोनों का इक्वली यूज़ होता है। बेयर मेटल हाइपरवाइजर के अंदर आपने सुना रहेगा VMware EXI या Hyper-V वगैरह। होस्टेड हाइपरवाइजर के अंदर आपने सुना होगा वर्चुअल बॉक्स या VMware वर्कस्टेशन वगैरह। ये सभी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं। आगे बढ़ के सीखने से पहले कि इसको बनाते कैसे हैं, वर्चुअल मशीन के थोड़े एडवांटेजेस यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहला तो एडवांटेज है इसका आइसोलेशन। ये एक कम्प्लीटली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है जो अपने होस्ट मशीन से अलग होता है। आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी हो या हैकिंग हो या नए ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्टिंग करना हो, आप वर्चुअल मशीन के अंदर बिंदास होके कुछ भी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है या सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप बस VM को डिलीट कर दीजिए, ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। इसका दूसरा रीज़न है रिसोर्स एफिशिएंसी, यानी कि आप मल्टीपल VMs को एक ही फिजिकल सर्वर पे चला सकते हैं। पहले ज़माने में हम लोग एक कंप्यूटर के अंदर एक ही OS को चलाते थे, इसीलिए हम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में मल्टीपल सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती थी अलग अलग टास्क या अलग अलग आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनाने के लिए। लेकिन वर्चुअल मशीन के आने के बाद हम लोग एक बड़ा सा सर्वर खरीद लेते हैं हाई कैपेसिटी वाला, उसके अंदर हम लोग रिसोर्स को अपने मुताबिक डिवाइड करके अलग अलग VMs को दे देते हैं। जब भी हमको ज़रूरत पड़ी किसी एक VM का रिसोर्स ले लेंगे और दूसरे VM को दे देंगे। इस तरीके से एफिशिएंट तरीके से हम लोग रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं। और इसका तीसरा फ़ायदा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। आप एक ही फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर अलग अलग वर्चुअल मशीन बना सकते हैं और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो, उबुंटू हो, काली लिनक्स हो या मैक OS हो या कोई भी लिनक्स का फ्लेवर हो, सभी VMs को एक ही हार्डवेयर के ऊपर चला सकते हैं, और जो हम लोग इस वीडियो में अभी करने वाले हैं। चौथा फ़ायदा है स्नैपशॉट एंड रिकवरी। VMs हमको एडवांटेज देता है कि उसका हम लोग स्नैपशॉट ले उसके करंट स्टेट का और उसको सेव रखें, और हमको बहुत ही आसान बनाता है हमको उसको रिकवर करना और रिस्टोर करना। फिजिकल सर्वर्स के अंदर हालांकि पॉसिबल है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है और उतना आसान नहीं होता जितना कि VMs के अंदर आसान होता है। ये भी हम लोग इस वीडियो में अभी सीखने वाले हैं। पांचवा इसका फ़ायदा है टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। डेवलपर्स नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए अलग अलग वर्जन्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको टेस्ट करना होता है। एक ही कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग VMs आसानी से बना के अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में। हालांकि ये काम आजकल क्लाउड में होता है, लेकिन क्लाउड पे भी VMs के ऊपर ही होता है। ये अलग टेक्नोलॉजी नहीं है, सेम टेक्नोलॉजी है। क्लाउड VMs या फिजिकल VMs, डिफरेंस इतना है, क्लाउड VMs किसी दूसरे के कंप्यूटर में चलते हैं और आप जब लोकल VMs बनाते हैं वो आपके कंप्यूटर में चलता है, बस उतना ही डिफरेंस है। तो ये सारे एडवांटेजेस वर्चुअल मशीन को एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल बनाता है सभी एप्लीकेशंस के अंदर। और चलो अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, बस एक कंप्यूटर
एक नॉर्मल सा डिसेंट सा कंप्यूटर काफ़ी है इसको बनाने के लिए। हाँ, जितना ज़्यादा इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा उतनी ज़्यादा आप वीएम बना पाएंगे, आपके वीएम्स उतनी ज़्यादा स्मूथ चलेंगे। लेकिन नॉर्मल सा डिसेंट से कंप्यूटर में आप इसको आसानी से चला सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, आपके पास कंप्यूटर तो है लेकिन आपका कंप्यूटर रेडी नहीं है किसी भी वर्चुअलाइजेशन के लिए या हाइपरवाइज़र के लिए। तो उसके लिए आपको आपके कंप्यूटर के अंदर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप स्टार्ट में जाइए और टाइप कीजिए सिस्टम इंफॉर्मेशन, और ये पहला वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे आपका सिस्टम मॉडल है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और कॉपी कर लीजिए, और आप गूगल में जाइए और इसको पेस्ट कीजिए, और ये आपका पर्टिकुलर सिस्टम मॉडल है। तो इसके आगे आप टाइप कीजिए हाउ टू अनेबल वर्चुअलाइजेशन। गूगल आपको बेस्ट आंसर देने की कोशिश करेगा यहाँ पे अपनी एआई के ज़रिए कि कैसे आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को आपके बायोस के अंदर अनेबल कर सकते हैं। मेरे केस के अंदर ये बहुत ही सही दिखा रहा है। आप कंप्यूटर को टर्न ऑन कीजिए और इमीडिएटली F10 प्रेस कीजिए। अलग अलग कंप्यूटर के अंदर ये अलग अलग की होता है, किसी में F2 होता है, किसी में एस्केप होता है, और इंटेल में अलग होता है, AMD में अलग होता है, अलग अलग मॉडल का अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैं कोई पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर आपको ये यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन आप गूगल करके आप अपने मॉडल के मुताबिक इसको अनेबल कीजिए। अगर गूगल फेल होता है आपको सही से दिखाने के अंदर, बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियो भी मिल जाते हैं आपके पर्टिकुलर मॉडल के अंदर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल करने के लिए। क्या ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अनेबल करना ज़रूरी है? मोस्ट ऑफ द केसेस में हाँ, ये ज़रूरी होता है और ये रिकमेंडेड भी है। लेकिन कोई 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम बिना वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के भी VMs क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का बायोस में अनेबल होना कंपलसरी है। आप देख लीजिए, बस इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा हेडेक नहीं चाहते, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल मत कीजिए। 32 बिट का हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल कीजिए और ISO फाइल्स को भी 32 बिट के ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। लेकिन आपको इसके फुल फीचर्स बिना लिमिटेशन के चाहिए तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को अनेबल कीजिए और 64 बिट के ISO फाइल्स और VMs को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे हमारे पास 2 लेयर ऑलरेडी आ चुके हैं, एक हार्डवेयर पार्ट और एक ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट, जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में है। अभी एक तीसरा लेयर हमको चाहिए जो कि है हाइपरवाइज़र। तो हाइपरवाइज़र के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वर्चुअल बॉक्स, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं और टाइप करते हैं वर्चुअल बॉक्स, और ये पहली वाली वेबसाइट है, हम लोग इसको करते हैं क्लिक। यहाँ पे देखिए पावरफुल ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन, ओपन सोर्स है, फ्री है, आप इसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनल और एंटरप्राइज यूज़ के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं डाउनलोड, और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, आप अपने प्लेटफॉर्म के मुताबिक इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे विंडोज़ के लिए डाउनलोड, और इसको डाउनलोड करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ डाउनलोड करेंगे जो कि वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक है। तो ये थोड़े बहुत ड्राइवर्स, आपका कीबोर्ड माउस वगैरह जो आसानी से वर्चुअल बॉक्स के अंदर चल सके उसके लिए है। तो आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। मैं करता हूँ इसको एक्सेप्टेड डाउनलोड। ये दोनों डाउनलोड होने के बाद क्या इंस्टॉल कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं इसको ओपन। यहाँ पे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर ओपन हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है इसका, और यही अच्छी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। न्यू लर्नर्स के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं विंडोज़ की मशीन। तो उसके लिए मैं चलता हूँ ब्राउज़र के अंदर और टाइप करता हूँ यहाँ पे विंडोज़ डाउनलोड। हम लोग चलते हैं यहाँ विंडोज़ 11 को डाउनलोड करते हैं, और यहाँ पे हमको इंस्टॉलेशन असिस्टेंट नहीं चाहिए, हमको ISO फाइल चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए विंडोज़ 11 को और कीजिए इसको डाउनलोड। लैंग्वेज के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स, कन्फर्म। यहाँ पे 64 बिट का विंडोज़ डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद हम लोग चलते हैं हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर और क्लिक करते हैं यहाँ पे न्यू को, नई वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो नाम देना है वर्चुअल मशीन का। मैं इसको देने वाला हूँ वॉल्वरिन। यहाँ पे आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे इसको सेव करना है, मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। यहाँ पे ISO इमेज के अंदर मैं सिलेक्ट करूँगा अदर्स, जो मैंने विंडोज़ 11 को डाउनलोड किया था उसको सिलेक्ट करता हूँ और करता हूँ ओपन। बाकी का सब सेम रखूँगा। मैं यहाँ पे स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन इसको क्लिक करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बस वर्चुअल मशीन है। और चलता हूँ यहाँ पे हार्डवेयर में। यहाँ पे 4 GB और 2 प्रोसेसिंग कोर ऑलरेडी
बाय डिफ़ॉल्ट इसने दिए हुए हैं। लेकिन मैं ये हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि वर्चुअल मशीन को इंस्टॉलेशन के वक्त मैं बढ़ा देता हूँ इसको, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैं इसको कम कर देता हूँ। नॉर्मली नियरली 8 GB दे रहा हूँ मेरे इस वर्चुअल मशीन को, और कोर भी मैं इसको 4 कर देता हूँ। और याद रखिए आपको ये ग्रीन बार को क्रॉस नहीं करना है। ग्रीन बार को क्रॉस करते हैं, ऑरेंज या रेड के ऊपर आते हैं, तो आपके एक्चुअल बेस ओएस का परफॉर्मेंस ही लो चला जाएगा। और अगर जब मल्टीपल VMs को एक साथ यहाँ पे चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपको हैंग होगा, परफॉर्मेंस की इशू आएगी। तो पूरे मशीन के टोटल रैम और प्रोसेसर ये ग्रीन बार को क्रॉस नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पे 4 यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरी मशीन ऐड करने के बाद मैं इसको पीछे लेके जाऊँगा ताकि टोटल मेरी VMs का कोर यहाँ पे 4 से क्रॉस ना हो। जस्ट कीप इन दैट माइंड। और हम लोग चलते हैं नीचे। यहाँ पे हार्ड डिस्क में टोटल 80 GB दिया हुआ है, तो मैं इसको रिड्यूस करता हूँ और मैं बनाऊँगा बस 50 GB का। और यहाँ पे हार्ड डिस्क फाइल आप दूसरी भी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं VDI को ही सिलेक्ट करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे आप फिक्स्ड साइज़ कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट एक डायनामिकली एलोकेटेड साइज़ है। तो आपको यहाँ पे पहले ये बहुत सारे ऑप्शन देता था, लेकिन अभी सिंपल बना दिया है, तो आपको इसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं और इसको करते हैं फिनिश। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल मशीन ऐड हो चुका है, और ये सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और इसको बूट करते हैं। बूट करने के लिए आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं, या वरना आप ये स्टार्ट्स को भी क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ इसको स्टार्ट, और यहाँ पे ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। कभी कभी क्या होता है, जब इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप क्लिक करते हैं तो बाहर नहीं, आप यहीं पे स्टक हो जाता है आपका कर्सर और कीबोर्ड। तो उसके लिए आपको राइट कंट्रोल दबा के बाहर आना पड़ता है। और हम करते हैं कैप्चर, और हम लोग करते हैं ये सीधा बायोस में चला गया है, क्योंकि मैंने बाय द टाइम कुछ भी क्लिक नहीं किया। तो इसको बाहर आके फिर से बूट करते हैं। मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ, और एक बार मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और इस बार टाइम रहते विंडोज़ के बूट मेन्यू में जाना है। तो मैं इसको करता हूँ कैप्चर, और ये मैं दबाऊंगा एंटर यहाँ पे बूट मेन्यू में जाने के लिए। यहाँ पे विंडोज़ का सेटअप मेन्यू आ चुका है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही रख के करता हूँ नेक्स्ट, और इसको करता हूँ इंस्टॉल। यहाँ पे एक की को पूछ रहा है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, क्योंकि अब हम लोग इसको थोड़ा सा R&D करके डिलीट करने वाले हैं इस VM को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 प्रो पे सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ नेक्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट, नेक्स्ट। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मैं सेकेंड वाला ऑप्शन पे जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉल विंडोज़ ओनली, और जो हमने 50 GB की वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई थी उसको सिलेक्ट करके करता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, तो इसको टाइम दीजिए। तो इनिशियल इंस्टॉलेशन स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मेरी मशीन का इंटरनेट कनेक्शन निकालने वाला हूँ, ताकि मुझे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन करना ना पड़े। मैं चलता हूँ यहाँ पे मशीन के अंदर और करता हूँ सेटिंग, और मैं आता हूँ यहाँ पे नेटवर्क पे। यहाँ पे जो नेट है उसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे नो अटैच्ड, और मैं ये केबल कनेक्टेड वो निकाल देता हूँ। बाद में इसको आप अनेबल कर सकते हैं, और मैं इसको करता हूँ ओके। और आगे चलने के बाद अगर आपको फिर भी माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन का एरर आए, तो आप अपने कंप्यूटर का ही इंटरनेट ऑफ कर दीजिए और अपने पूरे कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, और उसके बाद में कंटिन्यू कीजिए इस प्रोसेस को। हमारा यहाँ पे सिस्टम बूट हो चुका है, तो अभी हमको यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। उसके लिए मैं क्लिक करूँगा शिफ्ट और F10। जैसे मैं दबाता हूँ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा OOBE/bypass NRO और एंटर। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका सिस्टम यहाँ पे रिबूट होना चाहिए। अगर शायद रिबूट नहीं होता है तो इसका मतलब कमांड में कुछ गलती है। एक बार सही से देखिए, उसको एंटर कीजिए। पावर ऑफ होने के बाद हम लोग इसको करते हैं फिर से स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम अभी रिस्टार्ट हो चुका है। हम लोग और एक बार क्लिक करते हैं शिफ्ट F10 को। हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे ipconfig/release। यहाँ पे हमारा IP था वो रिलीज़ हो चुका है। अभी हम लोग इसको करते हैं क्लोज और प्रोसीड करते हैं विंडोज़ के सेटअप को। सिलेक्ट करते हैं कंट्री यूनाइटेड स्टेट, यस। कीबोर्ड पर यूज़ करेंगे हम लोग US ही,
अगर चाहे आपका कोई दूसरा कंट्री स्पेसिफिक कीबोर्ड है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यस, सेकेंडरी कीबोर्ड लेआउट मैं करता हूँ इसको स्किप। और यहाँ पे देखिए अभी ऑप्शन आ चुका है आई डोंट हैव इंटरनेट का। अगर चाहे आप कमांड्स नहीं मारेंगे तो यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट का ऑप्शन नहीं आएगा, बाईपास का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्टक हो जाते हैं तो प्रीवियसली जाके वो कमांड मारिए अपने कमांड प्रॉम्प्ट से और ये ऑप्शन आपको दिखना चाहिए, वरना आप माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल लॉगिन करके आगे बढ़ ही सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। तो मैं यहाँ पे करूँगा आई डोंट हैव इंटरनेट, यहाँ पे मैं कंटिन्यू विथ द लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे यूज़र क्रिएट करने के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ पे दूँगा वॉल्वरिन, नेक्स्ट, और पासवर्ड को मैं एम्प्टी रख के करता हूँ नेक्स्ट। प्राइवेसी सेटिंग है मेरी पहले से आदत है, बाय डिफ़ॉल्ट इन सभी को ऑफ़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और सभी को ऑफ़ करके करता हूँ मैं एक्सेप्ट। और यहाँ पे हमारा विंडोज़ अभी लॉन्च हो रहा है, विंडोज़ 11 मशीन वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए हमारे यूज़र है वॉल्वरिन, 50 GB का हार्ड डिस्क यहाँ पे है, ऑलरेडी 20 GB यूज़ हो चुका है, ओनली 30 GB ही अवेलेबल है, लेकिन हमारे R&D के लिए काफ़ी है। हमने वाईफाई इसका बंद किया हुआ है तो एक्टिवेट नहीं होएगा। तो आप यहाँ पे चाहिए मशीन में, तो हम लोग चलते हैं सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पे नेटवर्क, अभी हम लोग करेंगे नेट, और केबल कनेक्टेड इसको भी हम लोग करते हैं कनेक्ट और करते हैं ओके। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको लोड होने के लिए। और यहाँ देखिए इंटरनेट कनेक्शन हो चुका है, अभी आप इसको इंटरनेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये था विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने का तरीका वर्चुअल बॉक्स के अंदर। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐड करते हैं, जैसे कि उबुंटू या काली लिनक्स को। उसके लिए मैं इसको करता हूँ क्लोज और मैं पावर ऑफ करता हूँ इस मशीन को, करता हूँ ओके। तो ये मशीन पावर ऑफ हो जाएगी और इसके जो हमने रिसोर्सेस यहाँ पे यूज़ कर रहे थे 8 GB और 4 GB कोर वगैरह, ये सब कुछ रिलीज़ हो जाएंगे मेरे होस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। हमारे उबुंटू VM को वर्चुअल बॉक्स के अंदर बनाने के लिए मैं चलता हूँ ब्राउज़र के अंदर और टाइप करता हूँ यहाँ पे उबुंटू, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो गेट है उस पर मैं क्लिक करूँगा और डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ऑफ उबुंटू आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको करते हैं हम लोग डाउनलोड। थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे अभी डाउनलोड हो चुका है। जो उबुंटू VM को बनाने के लिए हम लोग फिर से चलते हैं यहाँ पे न्यू के अंदर और मैं इसका नाम दूंगा डेडपूल। iOS इमेज यहाँ पे ब्राउज करता हूँ और ये रहा उबुंटू की फाइल, इसको करता हूँ ब्राउज, स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे भी मैं इसको बढ़ा के 8 GB कर देता हूँ और कोर भी मैं बढ़ा के 4 कोर कर देता हूँ ताकि इंस्टॉलेशन के लिए आसानी हो। याद रखिए मैंने ऑलरेडी मेरी प्रीवियस VM वॉल्वरिन को बंद कर दिया है, तो ये रिसोर्सेज मुझे अवेलेबल है फिर से यूज़ करने के लिए, लेकिन मैं बाद में वॉल्वरिन को भी रैम घटा दूंगा। और नीचे आते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क में, यहाँ पे 25 GB दिखा रहा है, दैट इज़ ओके फॉर नाउ। और करते हैं हम लोग फिनिश। इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है और यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है और इसको हम लोग करते हैं बूट। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू, तो मैं से उसको सिलेक्ट करके करता हूँ यहाँ पे एंटर। उबुंटू का सेटअप स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज को इंग्लिश रखते हैं और करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के अंदर आप कुछ सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो यहीं पे कर सकते हैं, ओके। सीइंग, हाई कॉन्ट्रास्ट, रेजोल्यूशन वगैरह उसको मैं डिफ़ॉल्ट रख के करता हूँ नेक्स्ट। विंडोज़ की तरह ही आप कोई भी दूसरा कीबोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं इंग्लिश US पे ही रख के करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे ये वायर्ड कनेक्शन दिखा रहा है ऑप्शन, मेरा कंप्यूटर यहाँ पे वायरलेस से कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है, लेकिन इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन का लैन कार्ड अटैच है मेरे वायरलेस एडाप्टर के साथ, इसीलिए यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन दिखा रहा है। तो ये प्रीटी मच कॉन्फ़िगर्ड है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वायर्ड नहीं है। अगर आपका वायर है तो वायर ही रहेगा, अगर आपका वायरलेस है तो ये वायर्ड दिखाएगा इधर, लेकिन एक्चुअली में ये पीछे बैक एंड में आपके वायरलेस एडाप्टर से ही कनेक्ट रहेगा। तो मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इंस्टॉल और ट्राई उबुंटू। मैं इंस्टॉल पे रख के मैं करता हूँ नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट रखें नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन नेक्स्ट। तो रिकमेंडेड यही है कि आप ये थर्ड पार्टी ग्राफिक्स और
एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स को क्लिक करके प्रोसीड करें ताकि आगे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इस दोनों को सिलेक्ट करके करता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है इरेज द डिस्क और मैनुअल इंस्टॉलेशन। हम लोग ये पहले ऑप्शन के साथ ही जाते हैं। घबराएगा नहीं, ये इरेज द डिस्क आपकी कंप्यूटर को या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को टच नहीं करेगा। ये उसी डिस्क को इरेज करेगा जो कि हमने 25 GB इसको असाइन किया है। ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, ये उसके बाहर काम नहीं करता है। तो ये इरेज द डिस्क हमको चलेगा, तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट करके करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमको इसके यूज़र नेम देने हैं। मैं डालूँगा डेडपूल। कंप्यूटर नेम भी वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे ऐड है, मैं यहाँ पे निकाल के डालूँगा इसको VM। याद रखिए कंप्यूटर नेम और यूज़र नेम दोनों सेम कभी भी मत रखिए, वरना नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम देते हैं। तो आप ट्रबल शूट करते करते थक जाएंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी। तो कभी भी कंप्यूटर का नाम, डिवाइस का नाम यूज़र नेम से डिफरेंट रखें, स्पेशली विंडोज़ के एनवायरनमेंट में। इसलिए मैं यहाँ पे -VM रख के करता हूँ प्रोसीड, वरना आप डिफ़ॉल्ट वर्चुअल बॉक्स के साथ भी जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड, रिपीट द पासवर्ड नेक्स्ट। आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कीजिए अपने मुताबिक। मैं इंडिया की टाइम जोन सेलेक्ट करके करता हूँ प्रोसीड। तो हम लोग इसको करते हैं इंस्टॉल। तो अभी यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा सा टाइम देते हैं इंस्टॉलेशन होने के लिए। यहाँ पे हमारा उबुंटू इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, हाँ इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज़। और हमको रिस्टार्ट के लिए पूछ रहा है, करता हूँ इसको रिस्टार्ट नाउ। ये अब रिबूट हो रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिमूव दी इंस्टॉलेशन मीडियम एंड प्रेसेंटर। मैं चलता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क है उसको मैं निकालता हूँ और करता हूँ ओके। और एक बार इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे हमारा मशीन स्टार्ट हो चुका है। डेडपूल यूज़र लॉगिन के लिए पूछ रहा है, मैं इसको करता हूँ एंटर। उबुंटू डेस्कटॉप इंस्टॉल हो चुका है। इनिशियल सेटअप के लिए पूछ रहा है, फॉर नाउ योर शेयर डेटा विद टीम, नो आई डोंट वांट शेयर, नेक्स्ट और फिनिश। यहाँ पे हमारा उबुंटू का डेस्कटॉप रेडी हो चुका है। आप यहाँ जा सकते हैं शो ऑल एप्लीकेशंस, या यहाँ पे ऐप सेंटर में जाके और भी दूसरे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और नॉर्मल उबुंटू की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग इस वर्चुअल बॉक्स या VMs के साथ क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं करता हूँ इसको मिनिमाइज़, मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ग्रेड आउट है, क्योंकि जब VM चालू रहता है तो बहुत सारे ऑप्शंस हमको अवेलेबल नहीं रहते। यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पे देखिए ये स्टेट मैनेजमेंट है, PC के स्टेट को आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको पॉज करेंगे आप तो ये मशीन देखिए पॉज हो गई। ये देखिए पूरा ग्रेड आउट हो गया, यहाँ पे VM इज़ पॉज्ड। जो भी रिसोर्सेज ये कंप्यूटर यूज़ कर रहा था, जो कि 8 GB रैम और 4 कोर, उसके अंदर के बहुत सारी रिसोर्सेज वापस रिलीज़ कर देता है हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए। और आप कोई भी हैवी टास्क कर रहा है तो अपने VM को पॉज कीजिए, अपना हैवी काम करके वापस आके इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और ये पॉज के ऊपर और एक बार क्लिक करेंगे तो ये अनमार्क हो जाएगा। यहाँ पे मशीन वापस से रनिंग स्टेट पे आ चुकी है। यहाँ पे अब देखिए ये ग्रेड आउट है, वो जा चुका है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जब आप शो को क्लिक करते हैं तो अगर जब बहुत सारे मल्टीपल VMs को ओपन रखे हैं तो वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। नेक्स्ट तो यहाँ पे है रीसेट। अगर जब रीसेट करते हैं ये कंप्यूटर को फॉर्मेट तो नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारी सेटिंग्स को रीसेट करेगा ताकि अगर से कुछ इश्यू हो, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स के अंदर बहुत सारे कभी कभी इशू आते हैं तो रीसेट करने से वो इशू चले जाते हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ एरर आ चुका है तो आप रीसेट भी करेंगे तो ये बहुत सारे बग्स को ऑटोमेटिकली फिक्स कर सकता है। इस सेक्शन के अंदर लास्ट में यहाँ पे स्टॉप है, ऑब्वियसली आप पावर ऑफ कर सकते हैं जिससे कि VMs कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, इट्स लाइक ए शट डाउन। और एक ऑप्शन है यहाँ पे सेव स्टेट, ये पर्टिकुलरली VMs के लिए है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप करता हूँ क्रोम एंटर। यहाँ पे देखिए मेरा सर्च टर्म ऑलरेडी है। अगर जब मैं अभी मशीन को शट डाउन करूँगा ये पूरे जो ऐप्स ओपन चले जाएंगे, फिर से ऐप को ओपन करना पड़ेगा और क्रोम को टाइप करना पड़ेगा इस स्टेट में वापस आने के लिए। ये पॉज ठीक है, आप राइट क्लिक करके पॉज कर सकते हैं, लेकिन पूरा मशीन जब रिस्टार्ट होता है तो पॉज स्टेट भी चला जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेव स्टेट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टेट को सेव करने के लिए। पॉज तो इमीडिएटली हो जाता है वो, लेकिन सेविंग स्टेट को सेव करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे ये सेव स्टेट में आ चुका है। अभी आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को शट डाउन कीजिए, चले जाइए
कल वापस आएंगे, आपका पूरा कंप्यूटर को आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आप वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आप वीएम को सिलेक्ट करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो रिस्टोरिंग वर्चुअल मशीन ये वही स्टेट को रिस्टोर करेगा जहाँ पे हमने इसको सेव किया था। टाइम इंटेंसिव काम कर रहे हैं वीएम्स के अंदर, तो स्टेट को सेव करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पे ऐप सेंटर ओपन है और क्रोम टर्म ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, इसका मतलब हमारा स्टेट सेव था और हमने उसको यहाँ पे वापस से रिस्टोर कर लिया है। और चलते हैं वापस से हमारे वीएम्स के अंदर, हम लोग अभी स्टॉप करने चलते हैं और इसको शट डाउन करते हैं और बाकी सारी जो ग्रेड आउट ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। तो इसको करते हैं पावर ऑफ। जब ये पावर ऑफ होता है और इसको आप राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। सेटिंग्स तो ओपन हो जाता है लेकिन बहुत सारी सेटिंग्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते जब ये मशीन रनिंग में होती है। फॉर एग्जांपल आप रैम नहीं चेंज कर सकते, उसके कोर्स नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जब ये मशीन शटडाउन हो चुकी होती है तब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इसको वापस से अभी 4 GB पे ला रहा हूँ और प्रोसेसर भी मैं वापस से 2 कोर के ऊपर ला रहा हूँ और करता हूँ ओके। हम लोग चलते हैं वापस से सेटिंग्स के अंदर। इसी सेटिंग्स के द्वारा आप कोई भी दूसरे हार्डवेयर अटैच या डिटैच कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, नया हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क के अंदर ये नेट के ऊपर चल रहा है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर आपने खुद का एक वर्चुअल नेटवर्क बना रहा है इनसाइड द वर्चुअल मशीन, जो कि आपके होस्ट नेटवर्क से अलग है ताकि एक आइसोलेशन बना रहे। अगर आप उसको बाईपास करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग है ब्रिज एडॉप्टर, इससे करके आप दोनों का IP एड्रेस सेम बना सकते हैं। वरना नेट के ऊपर क्या होगा, आपके वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस अलग रेंज में होगा और आपका होस्ट मशीन जो है आपका कंप्यूटर उसका IP रेंज अलग होगा। तो ये सेटिंग्स यहाँ पे नेटवर्क के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। दूसरे सीरियल पोर्ट्स को तो अभी आजकल कोई नहीं यूज़ करता, मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। और आईकल के ऊपर ओपन VPN के जरिए आप VPN कैसे बना सकते हैं उसकी सेटिंग आप VPN की इसमें डाल दीजिए इस VM के अंदर, तो ये VM डायरेक्टली आपके ओरेकल क्लाउड से कनेक्ट होगा। और शेयर्ड फोल्डर के अंदर आप 200 GB का ड्राइव बना के यहाँ पे अटैच कर दीजिए, तो आपका एक कम्प्लीटली आइसोलेटेड शेयर ड्राइव बनेगा जिसको आप कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। बस आपकी कंप्यूटर पे आके आपके इस VM के अंदर एक्सेस करके VPN को कनेक्ट करके उस ड्राइव को एक्सेस करना पड़ेगा। इससे एक अलग ही लेवल की सिक्योरिटी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप कूल थिंग्स बना सकते हैं इस पर्टिकुलर VMs के द्वारा। और एक मैं चीज़ दिखाना चाहूँगा सेटिंग्स के अंदर, और चलते हैं एडवांस। यहाँ पे आप देखिए शेयर्ड क्लिपबोर्ड, आपके कंप्यूटर का और VM का क्लिपबोर्ड अलग है। अगर आप राइट क्लिक करके आपके कंप्यूटर से कुछ कॉपी भी करते हैं यहाँ पे, तो आप VM के अंदर पेस्ट नहीं कर सकते। ये अच्छा है हाई सिक्योरिटी के लिए और ये डिसेबल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको अनेबल करना चाहते हैं तो होस्ट टू गेस्ट, यानी आपके कंप्यूटर से ये VM के अंदर या गेस्ट टू होस्ट, आप बाई डायरेक्शनल या दोनों साइड से आप कॉपी करके पेस्ट करें क्लिपबोर्ड को, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी ऐसा ही ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके VM के अंदर डाल दीजिए तो फाइल्स कॉपी हो जाएंगी। ये ऑप्शन अच्छा है लेकिन सिक्योरिटी इससे लो हो जाती है, तो एकदम आपको हाईएस्ट सिक्योरिटी चाहिए तो इसको डिफ़ॉल्ट रखना ही एकदम सही है। यहाँ पे लास्ट में है डिस्क एन्क्रिप्शन। ये भी अगर आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपके VM के अंदर सेव करते हैं तो ये हार्ड डिस्क एन्क्रिप्शन करना सही है। अगर आप R&D वगैरह कर रहे हैं तो आप उसको अनेबल मत कीजिए, क्योंकि बार बार एनक्रिप्ट करना डिक्रिप्ट करना थोड़ा सा टाइम लेता है। और स्टोरेज के अंदर आप वर्चुअल हार्ड डिस्क हो या कोई भी स्टोरेज मीडिया को ऐड या रिमूव करना चाहते हैं तो यहीं से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी यहीं से हमारी ISO इमेज को जो हमने अटैच किया था उसको निकाल दिया था, तो और यहीं से आप के कंप्यूटर को कोई USB लगाते हैं तो यहीं से आप अटैच कर सकते हैं उसको अपने VM के अंदर यूज़ करने के लिए। तो ये था सेटिंग्स ऑप्शन वर्चुअल बॉक्स के अंदर की। और नेक्स्ट आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप इस मेनू को क्लिक करेंगे जो VM के ऊपर है, आप देखिए यहाँ पे VM की डिटेल्स टैब है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। और नेक्स्ट है यहाँ पे स्नैपशॉट, लॉग्स, एक्टिविटी या फाइल मैनेजर। तो मैं यहाँ पे लॉग्स को भी देख सकते हैं। नॉर्मली जो भी लॉग्स हैं इस VM के, इसको बूट करे बगैर आप उसके लॉग्स को देख सकते हैं और इसकी एक्टिविटी की अगर चाहो रनिंग स्टेट पे है तो यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है स्नैपशॉट का। स्नैपशॉट का होता है इस पर्टिकुलर VM का एक स्टेट को कैप्चर करके उसी के अंदर सेव करके रख रहता है, और जब भी आप R&D करेंगे, कुछ करेंगे, हैकिंग वगैरह करेंगे, आपके कंप्यूटर को वायरस लग जाए तो उस स्नैपशॉट को आप रिस्टोर कर सकते हैं उसी VM के अंदर से। तो ये ज़्यादा डिस्क स्पेस नहीं लेता स्नैपशॉट बनाने का। क्लोनिंग के अंदर आपको पूरा का पूरा डुप्लीकेट
बन जाता है हार्ड डिस्क वगैरह, लेकिन जो इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट्स बस चेंजेस को ही सेव रखता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको बूटअप करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसको करता हूँ IMP फोल्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है ये, के अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं, समझ लीजिए। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे मैं मेन्यू के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्नैपशॉट, और मैं चेक करता हूँ यहाँ पे टेक ए स्नैपशॉट। मैं यहाँ पे इसको रीनेम करूँगा। हमने यहाँ पे फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट फोल्डर क्रिएट किया है और करता हूँ मैं ओके। अब देखिए यहाँ पे स्नैपशॉट ले रहा है इस पर्टिकुलर VM का ये, और ये IMP फोल्डर ऐड हो चुका है। अभी मैं आगे चलता हूँ, R&D वगैरह करता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करता हूँ या हैकिंग करता हूँ और मेरा कंप्यूटर करप्ट हो जाता है और मैं इसको भी रीनेम करता हूँ हैक फोल्डर। अब हमारा ये इम्पोर्टेंट फोल्डर हैक हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगा, मेरा मशीन यहाँ पे हैक हो चुका है, तो नॉर्मल यूज़ केस के अंदर मुझे पूरा VM को डिलीट करना पड़ेगा, या मेरा अगर जो VM का क्लोन है उसको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा हैवी लोड है, लेकिन स्नैपशॉट के ज़रिए मैं उसको आसानी से रिस्टोर कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको पावर ऑफ, तो अभी मैं आज चलता हूँ मेरे इस सेम टैब के स्नैपशॉट के अंदर, और यहाँ पे मेरा जो IMT स्टेट का स्नैपशॉट था उसको मैं यहाँ पे रिस्टोर करता हूँ। आप राइट क्लिक करके भी रिस्टोर कर सकते हैं, वरना रिस्टोर टैब से भी इसको रिस्टोर कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ रिस्टोर, टेक ए स्नैपशॉट ऑफ द करंट मशीन। मैं हमको करंट मशीन का स्नैपशॉट नहीं चाहिए क्योंकि ये मशीन हैक हो चुकी है। मैं इसको निकालता हूँ और इसको करता हूँ रिस्टोर। अब एक करंट मशीन को यहाँ पे रिस्टोर कर चुका है, तो मैं अभी इसको करता हूँ स्टार्ट। हमारा मशीन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हैक फोल्डर जाके हमारा इंपॉर्टेंट फोल्डर्स जो थे वो वापस आ चुके हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बैकअप विथ ए स्नैपशॉट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बहुत ही यूज़फुल है VMs के स्नैपशॉट लेना। इसी तरीके से कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बैकअप लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर। हमने यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी इम्पॉर्टेंट वर्चुअल बॉक्स के या वर्चुअल मशीन्स के सभी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को सीख लिया है। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट वर्चुअल मशीन काली लिनक्स को ऐड करते हैं। पिछली 2 इंस्टॉलेशंस के अंदर हमने VMs को ISO फाइल के जरिए बनाया था, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन में हम लोग काली लिनक्स के प्री बिल्ड इमेज को ही ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ काली की वेबसाइट पे, सर्च करता हूँ यहाँ पे काली लिनक्स। ये जो फर्स्ट वाला लिंक है उसको मैं करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे मैं करता हूँ डाउनलोड पे क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। पहले जो हमने इंस्टॉल किए थे ISO इमेज के साथ, अगर जो उस तरीके से आप काली को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉलर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप इस इंस्टॉलर को क्लिक कीजिए और नीचे आइए यहाँ पे, और आप यहाँ से काली का ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन इमेज को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो कि ये सेकेंड ऑप्शन है। मैं इसको करता हूँ क्लिक यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए सभी हाइपरवाइजर टाइप 1 या टाइप 2 के लिए आप यहाँ पे प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन इमेज मिल जाएगी, चाहे वो VMware हो, वर्चुअल बॉक्स हो, या Hyper-V हो, या एनी अदर हाइपरवाइजर। तो हम लोग यहाँ पे 64 बिट का वर्चुअल बॉक्स के लिए क्लिक करते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं। काली लिनक्स का प्री बिल्ड इमेज फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो हम लोग इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। हम लोग ओपन करते हैं और एक बार ओपन, ये देखिए यहाँ पे 2 फाइल अवेलेबल है। एक तो है हमारी काली लिनक्स का वर्चुअल बॉक्स मशीन डेफिनेशन, यानी कि ये पर्टिकुलर VM का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिसको आप इंपोर्ट करने पे VM का जो रैम है, उसके CPUs हैं, कैसे कॉन्फ़िगर किया है, वो पूरी सेटिंग है। और ये नीचे की फाइल वर्चुअल हार्ड डिस्क है, या VHD या VDI, जो कि वर्चुअल डिस्क इमेज है। यहाँ पे ये देखिए, इसके अंदर पूरा काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपको ISO फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन को इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो उसको ऐड करने के लिए मैं चलता हूँ वर्चुअल बॉक्स मैनेजर के अंदर, और इसको क्लिक करते हैं ऐड, और ब्राउज़ करते हैं हमारी ये वर्चुअल मशीन डेफिनेशन फाइल। इसको सिलेक्ट करते हैं और करते हैं ओपन। ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे पूरा प्री बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पॉपुलेट हो चुका है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 GB रैम और 2 कोर ऑलरेडी असाइन है। यहाँ पे आप नीचे आइए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखिए यूज़र नेम काली ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है पासवर्ड काली के साथ, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं इसको बूटअप करूँगा, ये डायरेक्टली लॉगिंग स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा,
ना कि इंस्टॉलेशन की स्क्रीन पे जो कि हमारे प्रीवियस 2 VMs के अंदर आया था, क्योंकि ये प्री बिल्ड इमेज फाइल है। मैं इसको करता हूँ स्टार्ट और ये यहाँ पे बूट हो चुका है और हमारे लॉगिन स्क्रीन पे आ चुका है। तो हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या है, जो कि VM के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है, काली काली। तो वही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, काली एंड काली लॉगिन। हमारा काली लिनक्स पूरी तरीके से बूट हो चुका है और आप इसको अपने यूज़ केस के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे टूल्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको इंस्टॉलेशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी, बस आपने उस VM को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर दिया। याद रखिए ये हमने काली की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, कोई भी थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, प्रीटी मच सिक्योर है। और इस इमेज को आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर में लेके जाके चला सकते हैं, आपको वही पूरा कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको खुद का प्री बिल्ड इमेज बनानी है तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ यहाँ पे हमारी विंडोज़ की इमेज के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप ये जो एक्सपोर्ट टू OCI करेंगे तो ये यहीं से डायरेक्टली ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हैं। ओरेकल क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल बॉक्स भी ओरेकल की तरफ से है। ये देखिए ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, तो यहीं से उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पाए। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली आप फ्री टियर के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्री टियर के अंदर हम ब्रिंग योर ओन डिवाइस लाइसेंस अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं OCI के ऊपर। अभी इस मशीन को मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सपोर्ट करने वाला हूँ ताकि इस इमेज को मैं कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकूँ। उसके लिए मैं चेक करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक, क्लोन, और यहाँ पे VM को आप नाम दे सकते हैं, आप कहीं पे भी डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। और इसको करता हूँ मैं फिनिश। इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसमें मशीन को कॉपी होने के लिए ये पूरी फाइल वर्चुअल मशीन के सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करेगा, अलग से एक VHD फाइल बनाएगा। और यहाँ पे हमारा ये मशीन क्लोन हो चुका है और यहाँ पे नीचे आ चुका है। और मैं इसको बूट नहीं करूँगा, लेकिन राइट क्लिक करूँगा और शो एंड एक्सप्लोरर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 फाइल्स अवेलेबल है, लेकिन पर्टिकुलरली हम लोग 2 फाइल्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, वर्चुअल मशीन डेफिनेशन और VDI फाइल वर्चुअल डिस्क इमेज, जो कि सेम काइंड ऑफ फाइल्स है जब हमने काली लिनक्स की मशीन को इंपोर्ट किया था, जो कि ये फाइल्स है। ओके, नीचे की लास्ट की 2 जब हमने मशीन को इंपोर्ट कर लिया तो ये 2 फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल आई थी वो ये 2 फाइल्स हैं, जो कि वर्चुअल मशीन और डेफिनेशन और ये वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये 2 फाइल कॉपी करके किसी भी दूसरे वर्चुअल बॉक्स के अंदर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। वरना वर्चुअल डिस्क इमेज को कॉपी करके किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर इंपोर्ट कर लीजिए, VM को वहाँ पे कॉन्फ़िगर कीजिए और ये हार्ड डिस्क अगर अटैच करेंगे उस VM को फिर से इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा VM उस क्लाउड के अंदर ही डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। तो इतना आसान है, इसको आप मशीन को कहीं से भी निकालो, कहीं से भी अटैच करो, कहीं से भी डिटैच करो, ये उतना आसान है VMs के साथ। फिजिकल सर्वर्स या फिजिकल मशीन के साथ ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। हार्ड डिस्क लेके जाके किसी दूसरे मशीन के अंदर डालेंगे, कभी बूट होता है, कभी नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देते हैं। अगर आप IT सपोर्ट के अंदर काम कर चुके हैं तो आपको ये ऑलरेडी पता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कांग्रेचुलेशन, आपने वर्चुअल मशीन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा आपके करियर में या किसी भी फील्ड के अंदर। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हाइपरवाइज़र ये बस एक तरीका नहीं है वर्चुअल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वर्चुअल मशीन्स बनाने का, बल्कि आप WSL और डॉकल का यूज़ करके भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने मेरे चैनल पे वो वीडियोस भी अपलोड किया है, उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिए। अगर चाहिए वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने कुछ आज नया सीखा है वर्चुअल मशीन के बारे में, तो इसको लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।